गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, मैं हूं कृष्णा प्रजापति और आप है मेरे साथ एक नए करंट अफेयर्स की क्लास में। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, खास करके उन छात्र छात्राओं के लिए जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं, एसआई कांस्टेबल का। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके जीके जीएससी 50 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखिए ताकि आपको 10 नंबर भी उनसे जरूर मिल जाए, है ना साथियों। चलिए सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, 4 नंबर आंसर है हितेश सेठिया। हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, इन सारे क्वेश्चंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट ना रहे। और साथियों, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके जो पॉइंट है वो आप पढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि क्या हुआ है साथियों। इनका पहला पॉइंट है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 30 अप्रैल को 3 साल के लिए हितेश कुमार सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब हुआ साथियों, एमसीए के द्वारा 3 साल के लिए हितेश कुमार को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ठीक है, यह नियुक्ति 15 नवंबर 2023 से मानी जाएगी। हितेश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मौजूदा सीईओ चरणजीत अत्रा की जगह लेंगे। तो जो अभी जो है जियो फाइनेंशियल के मौजूदा, मतलब अभी जो उस पद पे हैं सीईओ के पद पर जियो फाइनेंशियल के, उनका नाम है चरणजीत अत्रा। वो अब हटने वाले हैं और उनके जगह पे हितेश सेठिया आने वाले हैं। ठीक है साथियों, और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहेंगे और सीईओ के पद पर, दोनों के पद पर ये रहेंगे हितेश सेठिया। ठीक है, इन्होंने यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी काम किया है, यानी कि हितेश सेठिया जो है यूरोप में भी काम किए हैं, एशिया और नॉर्थ कोरिया में भी काम किए हैं। ठीक है, इन्होंने विभिन्न वित्तीय कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुके हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम आईसीआईसी बैंक में काम किया है। आईसीआईसी बैंक के लिए कनाडा और जर्मनी में भी काम किए हैं। ठीक है, तो हितेश सेठिया जो है काफ़ी पद पे वो काम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, वो यूरोप में भी काम कर चुके हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी काम कर चुके हैं, और वो सबसे ज़्यादा समय जो है आईसीआईसी बैंक में बिताए हैं। ठीक है, और उन्हें जो है हितेश सेठिया यानी कि कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय हैं, उन्हें हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, अभी कौन है सीईओ और जियो फाइनेंशियल के? तो उसका जिसका नाम है चरणजीत अत्रा। ठीक है साथियों, तो ये हटने वाले हैं और इनके जगह पे हितेश सेठिया आने वाले हैं। चलिए, इतना आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस तमिल सिंगर का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उमा रामानन। रामानन का निधन हो गया है, जो कि तमिल सिंगर थी। चलिए, इनके भी पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। बैक सिंगर बोलते हैं साथियों, जैसे प्ले बैक सिंगर होता है उसी तरह से बैक सिंगर, यानी कि आप सिर्फ रील दिखाते हैं तो वो जो एक्टर होते हैं वो खुद से गाते नहीं है ना, उनके पीछे कोई जरूर गाता रहता है, वो सिर्फ लिप्स को लिपाते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि बैक सिंगर उमा रामानन का निधन हो गया। वे मुख्य रूप से तमिल में गाती थी। बुधवार 1 मई को उमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे 72 साल की थी। ठीक है, तो वो तमिल सिंगर थी जो कि 72 साल की थी और 1 मई को उनका निधन हो गया। ठीक है, उमा रामानन एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी और उन्होंने 35 वर्षों में 6000 से अधिक संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। उमा ने बतौर सिंगर साल 1997 में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो उन्होंने 1997 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 35 वर्षों की उम्र में ही 6000 से अधिक संगीत कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है साथियों, एक शास्त्रीय गायिका थी ये उमा रामानन, तमिल सिंगर थी। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ठीक है साथियों,
तो छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, वो आप समझ लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आप जरूर इग्नोर मत कीजिएगा साथियों, जरूर पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है साथियों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, अब ये जो गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार जो है उसे ही ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बताया गया कि उस आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उनका असली नाम क्या है साथियों, तो गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार किसके तरह दिया गया, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की तरफ दिया जाता है। ठीक है, इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर में 7 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ये दुनिया के लोगों को 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें हमारे भारत के आलोक शुक्ला भी शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में करीब 4,45,000 एकड़ में फैले घने हसदेव जंगल को बचाने के लिए आलोक ने काम किया था। इस इलाके में 23 कोयला खदानें हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ कोयला की खदानें मानी जाती हैं। तो यहाँ पे जो है 4,45,000 एकड़ में फैले हैं यह घने हसदेव जंगल। ठीक है साथियों, इनका नाम जो है हसदेव जंगल है, जो कि 4,45,000 एकड़ में फैला है छत्तीसगढ़ में। और इस इलाके में जो है 23 कोयले खदानें हैं, मतलब 4,045,000 एकड़ में जो फैले हैं हसदेव जंगल, इसमें 23 कोयले खदानें हैं। ठीक है, चलिए, इसमें ये काम किए थे आलोक शुक्ला। जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य में 21 प्रस्तावित कोयला खदाने को रद्द कर दिया था। हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में माना जाता है। यह जंगल जैव विविधता से भरा पूरा है। मतलब जो है साथियों, जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य में, मतलब कि 23 कोयला खदाने थी, उसमें से 21 प्रस्तावित कोयला खदाने को रद्द कर दिया था। ठीक है, सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया था। और अरण्य मतलब हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में माना जाता है। ठीक है, यह जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है। मतलब कि ये जो कोयला खदान है साथियों, 4,45,000 एकड़ में जो फैली हुई है, इसमें 23 कोयले खदाने हैं, जिसमें से 21 जो है सरकार के द्वारा यह कोयला खदाने रद्द कर दिया गया था। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है साथियों, ये हसदेव जंगल। ठीक है साथियों, चलिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना, अब आते हैं साथियों कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, जो कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार कहा जाता है जिसे, तो ये कब शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप समझिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना जो है 1989 में सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक और नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन की ओर से की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है साथियों, यहाँ भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन की ओर से की गई थी। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को में इसके द्वारा कार्य किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना। चलिए साथियों, अगला पॉइंट है, पुरस्कार विजेताओं का चयन अंतर्राष्ट्रीय जूरी करती है, जिसके लिए विश्व स्तर पर नामांकन मांगे जाते हैं। तो मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि दुनिया भर में 7 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है ना। तो ये जो है पुरस्कार विजेता जो है अंतर्राष्ट्रीय जूरी करती है। ठीक है, जो कि दुनिया भर के लोगों को ये खोजती है, ढूंढती है और इसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार यानी कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार देते हैं। ठीक है साथियों, इतना आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एनएसजी के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया, तो एनएसजी के नए चीफ नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात जो है एनएसजी के नए चीफ बने हैं। ठीक है, इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि एनएसजी के नए चीफ कौन बने, नए चीफ किसे नियुक्त किया गया या कौन बने हैं, तो नलिन प्रभात इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पहला पॉइंट है साथियों, केंद्र सरकार नियुक्ति समिति एसीसी ने वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ नियुक्त किया है। ठीक है, तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जिसका चीफ जो है नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कौन नियुक्त किया है साथियों,
तो केंद्र सरकार इसे नियुक्ति करती है। ठीक है, चलिए। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के चीफ दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी चीफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल के चीफ जो है दलजीत सिंह चौधरी और एनएसजी चीफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, जिसका नाम था नलिन प्रभात। ठीक है साथियों, मतलब जो दलजीत सिंह जो थे ये पहले एनएसजी के चीफ संभाल रहे थे, मतलब उनका पदभार संभाल रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ सशस्त्र सीमा बल का भी चीफ रहे थे वो। ठीक है, मतलब जिसका नाम था दलजीत सिंह। लेकिन अभी जो है नलिन प्रभात को एनएसजी का चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है साथियों नलिन प्रभात। अगला पॉइंट है साथियों, नलिन प्रभात फिलहाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एडिशनल डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मतलब अभी जो है साथियों सीआरपीएफ के लिए नलिन प्रभात जो है अभी डायरेक्टर के पद पर अभी भी है, लेकिन अभी जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होके एनएसजी के पद पे जाने वाली है। ठीक है, एनएसजी के चीफ के पद पर। नलिन प्रभात 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। वो 31 अगस्त 2028 तक एनएसजी के डीजी पद पर कार्यरत रहेंगे। तो जो अभी जो बनाई गई है यानी कि 5 साल के लिए बनाई गई 2023 से जोड़ी जाएगी साथियों, 2023 से जोड़ी जाएगी, तो ये 2031 अगस्त 2028 तक ये एनएसजी के पद पर रहेंगे। ठीक है साथियों, और ये आईपीएस ऑफिसर है जो कि 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के ऑफिसर है। ठीक है, नलिन प्रभात को राष्ट्रपति का वीरता पदक भी मिल चुका है। यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में 2008 में 4 आतंकवादियों को मारने के लिए दिया गया था। तो नलिन प्रभात जो है आईपीएस ऑफिसर है साथियों, तो ये जम्मू कश्मीर जब इनका पोस्ट हुआ था तो उन्होंने ये आतंकवादी को मारे थे। ठीक है, जिसके लिए राष्ट्रपति का वीरता पदक इसे मिल चुका है। ठीक है साथियों, नलिन प्रभात को ब्लैक कैट के नाम से पहचाने जाने वाले एनएसजी का गठन 1984 में हुआ था। देखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एनएसजी के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया, तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। ठीक है, उससे पहले कौन थे, तो उनसे पहले चीफ दलजीत सिंह थे जो कि एसएसबी सीमा बल के भी चीफ थे और एनएसजी के भी चीफ थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि एनएसजी का गठन कब हुआ था। तो एनएसजी का गठन जो है 1984 में हुआ था। ठीक है, एनएसजी क्यों बनाई गई, तो एनएसजी जो है आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए बनाया गया एक स्पेशल ग्रुप है साथियों, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसमें काफी जो फोर्स होते हैं उसमें काम करते हैं, जो कि आतंकवाद को ये खत्म करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आयोजन क्यों किया गया साथियों, इसे आप पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन्हें अवार्ड देने की संबंधित होते हैं साथियों। तो गोवा में आईएनएस हंसा में नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने गोवा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नौसेना के जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा। ठीक है, तो ये जो नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल आर हरि कुमार, ये गोवा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तो थे नहीं वहां पे, लेकिन उसके ही उपलक्ष्य में, ठीक है, मतलब उसके ही उसी की ओर से यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नौसेना के जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, अब कौन कौन से पुरस्कार दिए गए ये आप देख लीजिए। यह पुरस्कार जो है बहादुरी, प्रोफेशनल अचीवमेंट और लीडरशिप के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट वीके जैन जो कि बाएं के चीफ है, एडमिरल आर हरि कुमार ने मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मतलब ये हुआ साथियों कि लेफ्टिनेंट वीके जैन जो बाएं के चीफ जो बाएं हैं उसे चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ठीक है साथियों, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपको समझ में आ रहे होंगे साथियों, तो नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ फिर से। जो चीफ एडमिरल आर हरि कुमार है उन्होंने गोल्ड मेडल से नवाजा किसको, तो लेफ्टिनेंट वीके जैन को जो कि बाएं हैं। ठीक है, और ये जो है एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के दाएं हैं। ठीक है साथियों, आप समझ गए। नौसेना अलंकरण समारोह में कुल 35 नौसेना कर्मियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, कितने नौसेना को सम्मानित किया गया साथियों, तो 35 नौसेना को सम्मानित किया गया। ठीक है, जिसमें से विशिष्ट सेवा और वीरता पुरस्कार दिए गए। यह पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं साथियों, तो यह पुरस्कार जो है बहादुरी के लिए, प्रोफेशनल अचीवमेंट और लीडरशिप के लिए दिए जाते हैं। ठीक है,
इसमें से 35 नौसेना को यह सम्मानित किया गया। कमांडर मनीष सिंह कार्की और कमांडर कौस्तुभ बनर्जी को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर पन्नीरसेल्वम विष्णु प्रसन्ना और लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर को भी वीरता पुरस्कार दिया गया। ठीक है। कैप्टन रवि धीर सिंह को मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अब यहाँ पे सारे मतलब जितने भी पॉइंट है साथियों, इस पॉइंट्स में आपके कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं आपसे पूछूं कि नौसेना का जो अलंकरण समारोह हुआ था उसमें कितने सैनिकों को अवार्ड, कितने सैनिकों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया? तो आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि 30, 35, 40, 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 35। मतलब एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ठीक है साथियों। आपसे ये भी पूछा जाए अगर कि लेफ्टिनेंट बीके जैन को किसने अवार्ड दिया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। तो उसको जो है चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि दाएं के हैं नौसेना के, भारतीय नौसेना के, उसके द्वारा यह लेफ्टिनेंट वीके जैन को अवार्ड दिया गया। ठीक है। जो कि गोल्ड मेडल नवाजा गया, गोल्ड मेडल से अवार्ड से नवाजा गया इसको। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं साथियों। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, ताकि आपको क्वेश्चन में ही क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है। और आपके लिए अगर पॉइंट्स पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं और क्वेश्चन एक नया क्रिएट भी हो जाता है साथियों। ठीक है। तो कैप्टन रवि धीर सिंह को मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैप्टन रवि धीर सिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ठीक है। तो इसका सेंस हो जाएगा साथियों कि गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, मेमोरियल गोल्ड मेडल अवार्ड से। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट साथियों, नौसेना डाकयार्ड मुंबई और INS वर्लसुरा को CNS ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अब साथियों ये ऑप्शन आता है कि नौसेना के जो डॉकयार्ड है उसे मुंबई और INS वर्लसुरा को CNS ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो इसमें भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है साथियों कि नौसेना डॉकयार्ड का किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था? तो है ना, तो INS वर्लसुरा को CNS ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, मुंबई के जो INS वर्लसुरा है। ठीक है साथियों। चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों हमारे क्लास में, तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है। और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास देख पाएँ, समझ पाएँ, अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। ठीक है साथियों। चलिए आप पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप हमें थम्स अप करके हमें मनोबल दे सकते हैं, हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। ठीक है। और आपको समझ में नहीं भी आती है साथियों तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा पाक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई? देखिए पाक मिसाइल प्रोग्राम चल रही थी पाकिस्तान में, जो कि कंपनी थी चाइना की और बेलारूस की कंपनी थी। ठीक है साथियों। जिसे अमेरिका के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया कि आप इसे माल सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है साथियों। इसका सेंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए इनका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, और क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये है, एक मिनट, क्वेश्चन ये है साथियों कि किसके द्वारा पाक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनी पर पाबंदी लगाई गई? मतलब ये खतरनाक परमाणु बम बनाते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं बम वगैरह, लेकिन जो है अमेरिका के द्वारा ये पाबंदी लगा दी गई कि आप इसे सप्लाई नहीं करेंगे। अब कौन कौन सी कंपनी है, किसका कंपनी है, किस देश की कंपनी है और क्यों लगाई गई, या आप पॉइंट में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साथियों। चलिए इनका पहला पॉइंट है, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिससे हाथ के लिए तकनीकी सप्लाई करने वाली चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है साथियों। तो पाकिस्तान जो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिसका नाम हाथ पर रखा था, ये एक इसमें जो है चाइना की 3 कंपनी इसमें माल सप्लाई कर रहे थे। ठीक है साथियों। जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रही थी पाकिस्तान, जिसमें चाइना की 3 कंपनी इसमें माल सप्लाई कर रहे थे। ठीक है। जो कि अमेरिका के द्वारा जो है यह पाबंदी लगा दी गई कि आप इसे माल सप्लाई नहीं करेंगे। इस लिस्ट में मैंने आपको पहले बता दिया कि बेलारूस की भी एक कंपनी है, तो चाइना की 3 कंपनी है और बेलारूस की एक कंपनी है। ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनी है ये भी हम आपको बताएंगे पॉइंट में। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बना रहे थे जिसका नाम हाथ पर रखा था उसने, है ना, कोई भी आप मिशन रखते हैं तो उसी मिशन का कुछ नाम रखा जाता है। ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन कार्गो ऑपरेशन, ये बोलते हैं ना टाइगर, है ना, आप फिल्मों में देखते होंगे कोई मिशन का नाम रखा जाता है। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे थे जिसका नाम हाथ पर रखा था पाकिस्तान ने। ठीक है। तो इसे चाइना की 3 कंपनी इसे सप्लाई कर रही थी
माल, और इस बेलारूस का बेलारूस की जो एक कंपनी थी ये भी माल सप्लाई कर रही थी पाकिस्तान को। तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है मैथ्यू मिलर, इन्होंने ही इस कंपनी पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, चीन की और बेलारूस की कंपनी पर बैन की जानकारी दी है, जिसके द्वारा किसके द्वारा दिया गया, तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया ही गया था। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय जो प्रवक्ता है उनके मैथ्यू मिलर, उन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि चीन की कंपनी और बेलारूस की कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है साथियों, चलिए अमेरिका ने चीन की सियान लॉन्गदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स, ग्रैंड पैक्ट कंपनी पर पाबंदी लगाई गई। मैंने आपको पहले बता दिया साथियों कि चीन की जो 3 कंपनी है, इन तीनों कंपनियों का नाम जो है साथियों, अगला पॉइंट आप देखिएगा तो अमेरिका ने जो चीन की 3 कंपनी है जिसका नाम है सियान लॉन्गदे टेक्नोलॉजी, दूसरा है तियानजिन क्रिएटिव सोर्स, तीसरा है ग्रैंड पैक्ट कंपनी, इस तीनों पर जो है पाबंदी लगाई गई अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और बेलारूस की जो कंपनी है, बेलारूस का मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर भी पाबंदी लगाई गई। तो बेलारूस की जो मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर एक प्लांट है बेलारूस में, जिस पर यह अमेरिका के द्वारा पाबंदी लगाई गई कि आप इसे माल सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बेलारूस की कंपनी मिन्स्क व्हील पाकिस्तान की लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चेचिस व्हीकल सप्लाई कर रही थी। ठीक है, इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्लांट से जो है साथियों पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, जो कि चेचिस व्हीकल सप्लाई कर रही थी। ठीक है साथियों, बेलारूस की कंपनी। ठीक है, इस प्लांट से जो है पाकिस्तान को चेचिस व्हीकल सप्लाई कर रहे थे, जो कि इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो बेलारूस की जो कंपनी है, मिसाइल तो बन जाती चाइना के द्वारा, लेकिन इसे मतलब प्रशिक्षण करने के लिए या इसे छोड़ने के लिए बेलारूस की कंपनी सपोर्ट कर रही थी। ठीक है साथियों, चलिए अमेरिका के द्वारा बैन किया गया, अच्छी बात है। चीन की सियान लॉन्गदे कंपनी मिसाइल से जुड़े उपकरण जैसे फिलामेंट वाइडिंग मशीन देती है। इसका इस्तेमाल रॉकेट मोटर के केस बनाने में होता है। तियानजिन कंपनी पाकिस्तान को स्पेस लॉन्च व्हीकल के टैंकों की वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान सप्लाई करती है। मैंने आपको पहले बता दिया, जो मिसाइल बना रही थी साथियों, जैसे कि आप कुछ ही मिसाइल बनाते हैं तो हम जैसे कि चावल भी, तेल भी है ना, गेहूं भी हम किसी और देश से मंगाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसाइल बना रहे थे तो उसके पास तो हर सामान उपलब्ध होगा नहीं, तो हम भी किसी किसी देश से लेते ही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भी जो है अमेरिका से और बेलारूस से ये माल सप्लाई करवा रहे थे, लेकिन चाइना से और बेलारूस से, लेकिन अमेरिका जो है इसे बैन कर दिया, इसे पाबंदी लगा दी कि आप माल सप्लाई नहीं करेंगे, है ना। बाद में पता नहीं उसको ही ठोक देंगे, अमेरिका को ही या किसी को भी ठोक सकते हैं। चलिए, ग्रैंड पैक्ट कंपनी के उपकरण पाकिस्तान के रॉकेट मोटर की टेस्टिंग में काम आते हैं। पाकिस्तान ने 1986 से 87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्या की शुरुआत की थी। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो हत्या मिसाइल की शुरुआत की गई थी, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ये 1986 से 87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्या की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये 1986 से मिसाइल बना रहे थे। ठीक है, शायद काफ़ी बना भी लिए होंगे, ये पता नहीं कौन सा कितना हुआ था जिससे अमेरिका के द्वारा बैन किया गया। चलिए साथियों, इतना आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आपको कमेंट में आप कमेंट हमें कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के नए चीफ बने हैं। ठीक है, इनके भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिए। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाला है। तो भारतीय नौसेना के जो है 26वें चीफ बने हैं, जिसका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमाल के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। तो इनसे पहले भी पश्चिमी नौसेना के कमान के तौर पर, फ्लैग ऑफिसर के तौर पर ये कमान अपनी संभाल चुके थे। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि भारतीय नौसेना के अब नए चीफ बने हैं, 26वें नए चीफ। ठीक है साथियों, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारतीय नौसेना के 26वें नए चीफ कौन बने हैं या भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया साथियों कि इन पॉइंट्स में ही क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट है साथियों, 39 साल से यानी कि 39 साल लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के कई अहम असाइनमेंट पर काम किया है। 4 जनवरी 2024 को उन्होंने नौसेना स्टाफ का वाइस चीफ नियुक्त किया गया था, जो वो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पेशलिस्ट है। ठीक है साथियों, ये दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है कि पहले ये भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन अभी जो है भारतीय नौसेना के चीफ के पद पर नियुक्त किए गए हैं। पहले वाइस चीफ थे, लेकिन अभी जो है चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और अभी आप 1 मई के, सॉरी 2 मई के महत्वपूर्ण दिन देखेंगे, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं ना कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा आपको एग्जाम की तैयारी करवाने में, ठीक है साथियों। तो आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ साथ, ठीक है। चलिए आप भी पढ़िए, मैं ही पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट है साथियों इसमें, 2 मई के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जो कि 2 मई को क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी, किसका जन्म हुआ था, ये आप पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट है साथियों, 1921 में महान फिल्मकार सत्यजीत रे का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट साथियों, 1986 में अमेरिका की एन बेनक्राफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। तो जो अमेरिका की जो एन बेनक्राफ्ट थी, वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी, इसका नाम, जो कि 1986 में 2 मई के दिन ये कार्य की थी, ठीक है साथियों। आपसे देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉइंट्स में ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं आपसे ये पूछ दूं कि महान फिल्मकार यानी कि महान एक्टर जो थे सत्यजीत रे, उसका जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 2 मई 1921, ठीक है साथियों। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉइंट्स में ही क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। उसी तरह से अगला पॉइंट है साथियों, 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा था। तो फ्रांस ने कोलकाता के जो पास स्थित है चंद्रनगर, उसे भारत को सौंपा था 1950 में, ठीक है। फ्रांस के द्वारा यह कार्य किया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट साथियों, 1933 में जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि 1933 में 2 मई के दिन यह कार्य किया गया था हिटलर के द्वारा। चलिए 1519 ईस्वी में महान चित्रकार लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ था, ठीक है साथियों। तो चित्रकार थे वो लियोनार्डो, जिनका निधन जो है 1519 ईस्वी में 2 मई के दिन हो गया था, ठीक है। ये काफी पुराना हो गया साथियों, 1519 कहाँ पहुंच गए। चलिए, जिस तरह से आपने 2 मई के महत्वपूर्ण दिन देखे, उसी तरह से 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिन है साथियों, जो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, काफी टाइम हो गया, ठीक है। ये मैंने 30 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिन इसलिए रखे हैं साथियों क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो पहला पॉइंट है साथियों, 2020 में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का निधन हुआ था। आप ऋषि कपूर का नाम सुने होंगे, जो कि रणबीर कपूर के पिता हैं। उनका निधन जो है 2020 में 30 अप्रैल के दिन हो गया था। 2010 में बॉलीवुड लीजेंड एक्टर देव आनंद को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बॉलीवुड लीजेंड एक्टर थे साथियों देव आनंद, जिनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2010 में 30 अप्रैल के दिन। अगला पॉइंट साथियों, 2008 में ऑटो एयरक्राफ्ट का उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ठीक है। तो ऑटो एयरक्राफ्ट को जो है उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जो कि 2008 में 30 अप्रैल के दिन यह किया गया था, ठीक है साथियों। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब जो है ना, मतलब ये पॉइंट्स जो है मैं हटा ही दूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और क्वेश्चन जो होते हैं साथियों समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगते हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आते तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। अगर समझ में आते हैं, समझाना थोड़ा अच्छा लगता है आपको, तो आप हमें कमेंट फिर भी कीजिए कि सर अच्छा लगता है, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, है ना साथियों। मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। चलिए 2007 में नेत्रहीन पायलट माइलस हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। जो नेत्रहीन थे साथियों, देख ही नहीं पा रहे थे वो पायलट, जो कि जिसका नाम था माइलस हिल्टन, उन्होंने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था 2007 में 30 अप्रैल के दिन। उसी तरह अगला पॉइंट है साथियों, 1999 में जर्नलिस्ट माइकल इसिकॉफ को नेशनल मैगजीन अवार्ड मिला था। मैंने 30 अप्रैल के दिन इसीलिए रखे हैं इस पॉइंट्स में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। 1999 में जर्नलिस्ट माइकल इसिकॉफ को नेशनल मैगजीन अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और बॉलीवुड लीजेंड एक्टर जो थे देव आनंद, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, 1936 में महात्मा गांधी अपना आवास बदलकर वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में रहने लगे थे। जो महात्मा गांधी जी जो थे हमारे, वो अपने मतलब आवास में अपने घर को छोड़कर वो वर्धा स्थित जो सेवाग्राम थे आश्रम, उसमें रहने लगे थे। 1927 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस फातिमा बीबी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, ठीक है साथियों, जिसका नाम था फातिमा बीबी। उसका जन्म जो है 1927 में हुआ था। आपसे सॉरी आपसे जो है साथियों ये भी पूछा जाए कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया जाए कि फातिमा बीबी, या कुछ भी नाम दिया जाए साथियों, 4 ऑप्शन दिए जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी, है ना। मैंने आपको पॉइंट्स में ही क्वेश्चन बना दिए साथियों। अब बोलेंगे जो चीफ जस्टिस थी, यानी कि भारतीय महिला जो थी,
भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस थी उसका जन्म जो है कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 1927 में 30 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहले महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो इसका भी सही आंसर फतिमा बीबी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। साथियों ये काफ़ी इसके आगे नहीं ले जाऊंगा आपको, डरिए मत। ठीक है, काफ़ी मैंने पढ़ा दिया आपको। तो अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों मैं फिर से बोलता हूँ, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वो भी फॉर्म भरे हैं तो वो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जीके जीएस से, आप भी पढ़िए, हमें भी पढ़ने दीजिए, है ना, मज़ा आता है साथियों इसे पढ़ने में। चलिए आपका समय शुभ हो, राधे राधे।